नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में। तो दोस्तों, जैक बोर्ड क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि साल भर नहीं पढ़े हैं, ठीक है, और जो साल भर पढ़े हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं कि पूरा साल भर नहीं पढ़ते हैं और सोचते हैं एक महीना में इतना नंबर लाएंगे, ठीक है, तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी का जो फर्स्ट एग्ज़ाम है सोशल साइंस का, ठीक है, सोशल साइंस का जो फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है उस उससे रिलेटेड इस वीडियो में आप सभी को इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जितना सारा क्वेश्चन बताऊंगा उसी के अंदर पूछेगा, उसी के अंदर आएगा, ये गारंटी मेरा है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसी का जो सीरीज चला रहा हूँ मैं आप सभी को, इसका जैसे कि सुमित्रन का मॉडल सेट 3 जो आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका मॉडल सेट 1 जो है वो चैनल पे अपलोड हो चुका है। मॉडल सेट 2 जो भी अपलोड हो चुका है, जाकर के आप लोग चैनल से चेकआउट कर लेना। और ये मॉडल सेट 3 है, ठीक है, जो कि मैं आप सभी को आज बताने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में आप सभी को तो MCQ क्वेश्चन बताऊँगा ही, साथ ही दोस्तों जितना VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी बताऊंगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक, इवन आप सभी के रिजल्ट आने तक आप सभी का चैनल ये साथ रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग का जो है वो MCQ 30 MCQ पूछने वाला है, यानी कि 30 क्वेश्चन पूछने वाला है। तो हम लोग इसमें पहले 30 MCQ देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, ठीक है। निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के अशिक्षित अभिजात वर्ग राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, और जो हमारे पास अगला आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वो कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे, तो वो प्रसा के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रसा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि वियना संधि, अगला क्वेश्चन है कि वियना संधि कब हुई थी। वियना संधि कब हुई थी, तो दोस्तों वियना संधि जो हुई थी, वियना संधि 1815 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, तो 1815 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कह रहा है कि 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए कहाँ पहुंचे थे। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए कहाँ पहुंचे थे, तो दोस्तों अहमदाबाद पहुंचे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो कह रहा है कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था, तो हेनरी फोर्ड ने, ठीक है। हेनरी फोर्ड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट वेट करना। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इंग्लैंड का कौन सा नगर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ। इंग्लैंड का कौन सा नगर था जो फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ, तो दोस्तों लंदन जो है ना वो फिनिशिंग नगर के रूप में विकसित हुआ था, लंदन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लंदन। आगे चलते हैं, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ज्योतिबा फूले ने 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी। ज्योतिबा फूले ने 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो दोस्तों गुलामगिरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुलामगिरी। आगे चलते हैं, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। निम्नांकित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है, तो उत्तराखंड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। आगे चलते हैं, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन से राज्य अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेवार है। निम्न में से कौन से राज्य अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेवार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो 22%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 22%। आगे चलते हैं और आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है उस पर फोकस करते हैं। उससे पहले यदि चैनल पर जो पहली बार विजिट करते जा रहे हो, चैनल आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करते जाइए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से किस प्रकार को टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। ठीक है, निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामाजिक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कह रहा है कि पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं। पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसमें हमको डाउट हो रहा है, ये हमको इनमें से सभी लग रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेना, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेना, क्योंकि इसमें हमको डाउट हो रहा है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग जो है वो देख लेना। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि उत्तरी आयरलैंड में 44% रोमन कैथोलिकी का प्रतिनिधित्व कौन सी पार्टी करता है, तो दोस्तों नेशनलिस्ट पार्टी इसका प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नेशनलिस्ट पार्टी। ठीक है, नेशनलिस्ट पार्टी। आगे चलते हैं, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन है, ये सुमेलित नहीं है। या फिर खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह है, ये सुमेलित नहीं है। या फिर तृणमूल कांग्रेस जो है वो राजनीतिक दल है, ये सुमेलित नहीं है। या फिर श्रीलंका जो है वो संघात्मक शासन प्रणाली है, ये सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास कि निम्नांकित में से कौन सा भारतीय जनता पार्टी का दिशा निर्देशक दर्शन है। निम्नांकित में से कौन सा भारतीय जनता पार्टी का दिशा निर्देशक दर्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ठीक है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, वो कह रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार होती है। लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, उत्तरदायी सरकार होती है, या फिर जिम्मेदार सरकार होती है, या फिर वैध सरकार होती है। तो दोस्तों ये उत्तरदायी सरकार भी होती है, जिम्मेदार सरकार भी होती है, वैध सरकार भी होती है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42वें संविधान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 42वें संविधान। आगे चलते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। ठीक है, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नियमित रोजगार। ठीक है, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा नियमित रोजगार। आगे चलते हैं, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्रक में नहीं आती है। निम्नांकित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां जो होती है वो तृतीयक क्षेत्रक में नहीं आती है। बैंकिंग, मधुमक्खी पालन, अध्यापन, या फिर किसी कॉल सेंटर में काम। तो दोस्तों बैंकिंग जो होती है वो तृतीयक क्षेत्र में आती है, अध्यापन जो होती है वो भी तृतीयक क्षेत्र में आती है, और किसी कॉल सेंटर में काम करना ये भी तृतीयक क्षेत्र में आती है। और जो मधुमक्खी का, एक मिनट, जो मधुमक्खी का पालन करना होता है ये तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती है। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मधुमक्खी का पालन करना। ठीक है, मधुमक्खी पालन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास
कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या है। तो दोस्तों इसका जो प्रमुख उद्देश्य होगा कि 100 दिनों की रोजगार प्रदान करना, ठीक है, 100 दिनों की रोजगार प्रदान करना, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। निम्नांकित में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड। आगे चलते हैं, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, ये कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 149, ठीक है, 149 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन नियमों और विनियमों के माध्यम से बाजार में संरक्षित है। निम्नांकित में से कौन नियमों और विनियमों के माध्यम से बाजार में संरक्षित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दोस्तों आज के अभी तक जो है वो आप सभी को जो है वो 30 MCQ क्वेश्चन बता दिया हूँ, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा VVI है, ठीक है। तो चैनल पर जो जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल के आइकन को प्रेस करते जाइएगा, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं और अब हम लोग जो आज का जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उस पर जो है वो ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 मार्क्स क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग 3 मार्क्स क्वेश्चन देखेंगे, देन आफ्टर हम लोग 5 मार्क्स क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और 2 मार्क्स क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कल्पनादर्श यूटोपिया क्या है। कल्पनादर्श यूटोपिया क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रोलेक्ट एक्ट क्या था। रोलेक्ट एक्ट क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि रोलेक्ट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में पारित किया गया एक काला कानून था। रोलेक्ट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में पारित किया गया एक काला कानून था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। तो ये हो जाएगा रोलेक्ट एक्ट का डेफिनेशन। तो ये हो जाएगा आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको जो है वो आप लोग नोट कर लीजिए रोलेक्ट एक्ट का, ठीक है, रोलेक्ट एक्ट का ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है कि टांका क्या है। टांका क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाले ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध कराने वाले जल स्रोत बनाता है। ये हो जाएगा टांका का आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम लिखें। भारत के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादकों के राज्य के नाम क्या है। तो कर्नाटक और उड़ीसा, ठीक है, कर्नाटक और उड़ीसा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पितृ प्रधान का शाब्दिक अर्थ क्या है। पितृ प्रधान का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो पितृ प्रधान का शाब्दिक अर्थ क्या होगा कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है पिता का शासन, पर इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व, ज़्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कह रहा है कि शहरीकरण किसे कहते हैं। शहरीकरण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसना शहरीकरण कहलाता है, ठीक है। शहरीकरण किसको बोलते हैं। तो ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसना शहरीकरण कहलाता है। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय का आंसर हो जाएगा कि जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग करते हैं तो उस राशि को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जब क्या करते हैं कि हम लोग कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग करते हैं तो उस राशि को क्या कहते हैं कि प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन्हें कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किनको कहा जाता है। तो दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन भर स्वामित्व या नियंत्रण रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह कंपनी है जो एक से अधिक देशों में क्या करती है, उत्पादन पर स्वामित्व या नियंत्रण रखती है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं,
अगला जो हमारे पास अब हम लोग देखेंगे 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। 3 मार्क्स का जितना सारा क्वेश्चन है सब अब हम लोग देखेंगे। तो 3 मार्क्स का जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारी संख्या में भारतीयों को सेना में भर्ती किया गया। यूरोपीय देशों के स्वतंत्र वातावरण और लोकतंत्र संगठन का उन पर प्रभाव पड़ा। युद्ध के अनुभवों से उन्हें अपनी क्षमता पर। इसके बाद क्या आप सभी को लिखना है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप लोग जो है वो थोड़ा आप आंसर देख लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देख लेना, आप सभी को जो है वो आप सभी का जो क्वेश्चन बैंक वगैरह आता है वो सब में मिल जाएगा, ठीक है। गेस्ट पेपर वगैरह में इसका जो है वो आंसर मिल जाएगा। पहले विश्व युद्ध में भारत राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लेना। फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया और 2 पॉइंट लिखना है, 3 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन अपने पूरे जोरों पर चल रहा था। जब महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी को उसे वापस ले लिया। इस आंदोलन के वापस लिए जाने के निम्नलिखित कारण थे। कुछ कारण बताना है, ठीक है, कुछ कारण। तो इसका जो पहला कारण हो जाएगा, असहयोग आंदोलन का पहला कारण हो जाएगा कि महात्मा गांधी अहिंसा और शांति के पूर्ण समर्थक थे। इसलिए जब उन्हें यह सूचना मिली कि उत्तेजित भीड़ ने चौरी चौरा के पुलिस थाने को आग लगा कर 22 सिपाहियों की हत्या कर डाली है तो वो परेशान हो गए थे, ठीक है। उन्हें अब विश्वास न रहा कि वे लोगों को शांत रख सकेंगे। ऐसे में उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लेने की को ही उचित समझा। तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप सभी को क्या लिखना है, सेकंड पॉइंट लिखना है कि दूसरे वे सोचने लगे कि यदि लोग हिंसक हो जाएंगे तो अंग्रेजी सरकार भी उत्तेजित हो उठेगी, आतंक का राज स्थापित हो जाएगा तथा अनेक निर्दोष लोग मारे जाएंगे। महात्मा गांधी जालियांवाला बाग जैसे हत्याकांड को पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते थे। इसलिए 1922 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं और जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, चैनल पर जो पहली बार जुड़ रहेगा, इस चैनल आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करते जाइएगा, ठीक है। चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करते जाइएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद दी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई, ठीक है, बहुत मारक साबित हुई। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे वहां के लोग भी इसकी चपेट में आ गए, ठीक है। इसकी लपेट में शायद होगा, इसकी चपेट लिखा हुआ है यहाँ, देख लेना आप लोग, ठीक है। इसने पूरे समुदायों को खत्म कर डाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 41, ये कह रहा है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों। भारत में सौर ऊर्जा का, सोलर एनर्जी के बारे में यहाँ पे बताना है कि उसका भविष्य उज्जवल है, क्यों। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कि भारत एक उष्णकटिबंधीय या गर्म देश है, इसलिए यहाँ सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता की अधिक संभावना है। एक अनुमान के अनुसार यह लगभग 200 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष है। ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या लिखना है कि भारत में फोटोवोल्टाइक तकनीक उपलब्ध है जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदला जा सकता है। ये टेक्निक को याद रखना, कौन सा तकनीक, फोटोवोल्टाइक, ठीक है। कौन सा तकनीक, तो भारत में कौन सा तकनीक उपलब्ध है, तो फोटोवोल्टाइक, ठीक है, सौर ऊर्जा के लिए। हो सकता है कि आप सभी का एमसीक्यू में पूछ दें। तो भारत में फोटोवोल्टाइक तकनीक उपलब्ध है जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदला जा सकता है। थर्ड पॉइंट क्या लिखना है कि सूर्य का प्रकाश प्रकृति का एक मुक्त उपहार है, इसलिए निम्न वर्ग के लोग आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। सूर्य का प्रकाश क्या है, तो प्रकृति के लिए एक मुफ्त उपहार, क्योंकि सूर्य का प्रकाश में जो
है, हम लोग जब सूर्य का प्रकाश का यूज़ बहुत सारे चीज़ों में किया जाता है, बिजली बनाने में किया जाता है, और तो और सोलर एनर्जी से हम लोग बहुत ही ज़्यादा अपना बेनिफिट हो सकता है। और जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनको जो है सौर ऊर्जा से काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट हो जाएगा कि जबकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के स्रोत एक बार प्रयोग करके दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, वहाँ सौर ऊर्जा एक नवीकरण स्रोत है, इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जैसे हम लोग कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सब जितना सारा गैसेस वगैरह है, पेट्रोल वगैरह, कोयला वगैरह, ये सब का यूज़ करके एक बार यूज़ करते हैं तो उसके बाद ये क्या होता है, एंड हो जाता है। ठीक है, और इसको बार बार उपयोग में नहीं ला सकते हैं। कुल मिलाकर के बोला जाए तो ये एक अनवीकरण योग्य संसाधन है। और दोस्तों ये जो है सौर ऊर्जा है, ये एक नवीकरण योग्य संसाधन है, इसका जो हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम तक जितना चाहे उतना इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है, तो ये एक पॉइंट हो जाना चाहिए। अगला जो और लास्ट पॉइंट आप सभी को लिखना है वो क्या लिखना है कि सौर ऊर्जा का प्रयोग हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा का, सोलर एनर्जी का प्रयोग हम लोग बहुत डिफरेंट वे से कर सकते हैं, जैसे कि खाना बनाने में, पंप द्वारा जल निकालने में, पानी को गर्म करने में, दूध को कीटाणु रहित बनाने में, तथा सड़कों पर रोशनी करने आदि के लिए। तो इतना सारा चीज़ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सोलर एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अभी जितना सारा मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सारा 3 मार्क्स क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे 5 नंबरिया क्वेश्चन सब में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। गेहूं की खेती के लिए क्या करना है, उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है, या फिर अथवा में क्वेश्चन तो इस तरह से पूछ सकता है कि भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दें। तो जो भी हो, आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा कि गेहूं एक खाद्य फसल है। ठीक है, और गेहूं की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन इस प्रकार से है। फर्स्ट पॉइंट जो लिखना है तापमान के बारे में, उसका तापमान के बारे में डैश दे करके क्या लिखना है कि गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, इसके लिए 20 डिग्री तापमान होना आवश्यक है। गेहूं क्या है, तो एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, और इसके लिए टेम्परेचर जो होना चाहिए वो मिनिमम जो है वो 20 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सेकंड क्या लिखना है, वर्षा के बारे में, यानी कि बारिश मतलब किस तरह से होना चाहिए। तो 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा गेहूं के लिए आवश्यक है। यानी कि दोस्तों गेहूं का यदि हम लोग को खेती करना होता है तो कम से कम 50 से 75 सेंटीमीटर तक जो है वो वर्षा होनी चाहिए। गेहूं की खेती में सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और इसकी खेती में सिंचाई का भी आवश्यकता पड़ती है, यानी कि सिंचाई का भी जरूरत होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका वर्षा का पॉइंट, यानी कि सेकंड पॉइंट। अब हम लोग जानेंगे कि गेहूं की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी का यूज़ होता है। तो मिट्टी के बारे में क्या लिखना है कि गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी का होना आवश्यक है। दोस्तों जो दोमट मिट्टी होता है, ठीक है, दोमट मिट्टी, जैसे कि आप सभी बहुत सारा मिट्टी के बारे में पढ़े होंगे, काली मृदा, दोमट मिट्टा, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, आप सभी का जो है वो रेगड़ मिट्टी, उसके बाद आप सभी का जो है वो लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, इतना सारा मृदा के बारे में पढ़े होगा। तो दोमट मृदा जो होता है वो गेहूं की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, कंपलसरी होता है, क्योंकि गेहूं की खेती ऐसे तो और जगह और मिट्टी सब में भी कर सकते हो, लेकिन दोमट मिट्टी का होना आवश्यक होता है। मिट्टी में पर्याप्त नमी व ठंडा मौसम गेहूं की फसल के लिए जरूरी होता है, और जो मौसम जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो नमी और ठंडा मौसम होना चाहिए। ठीक है, वो उस टाइम पे जो है वो गेहूं की खेती की जाती है। अब हम लोग चौथा पॉइंट क्या जानेंगे कि गेहूं की फसल के समय फसल के पकते समय बादल रहित आकाश आवश्यक है। गेहूं की फसल के पकते समय क्या होना चाहिए कि बादल रहित आकाश आवश्यक है। यानी कि गेहूं का जो फसल पकता है उसके लिए क्या होना चाहिए, तो जो बादल बादल वाला मौसम करता है वो होना आवश्यक है। अगला क्या पॉइंट हो जाएगा और लास्ट पॉइंट हो जाएगा कि गेहूं अधिकतर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार आदि के क्षेत्रों में उगाई जाती है। यानी कि गेहूं का खेती कहाँ कहाँ किया जाता है, तो पंजाब में किया जाता है, हरियाणा में किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है, बिहार आदि क्षेत्र में किया जाता है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कह रहा है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारकों के नाम बताएं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारकों के नाम क्या है, तो फर्स्ट हो जाएगा कच्चे माल की उपलब्धि। ठीक है, फर्स्ट क्या हो जाएगा, कच्चे माल की उपलब्धि। सेकंड हो जाएगा शक्ति के विभिन्न साधन। थर्ड हो जाएगा अनुकूल जलवायु। ठीक है, तो ये तीनों हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन है कि सीमांत सड़कों का महत्व बताएं। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीमांत सड़क का महत्व बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा कि सीमांत सड़कों का महत्व इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है कि ये सड़कें सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले विशेषकर अगली चौकियों की रखवाली करने के वाले सैनिकों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ी सहायक सिद्ध होती है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि युद्ध के समय इन्हीं सड़कों से फौजियों को लड़ाई का सामान, खाद्य सामग्री तथा अन्य सहायता पहुंचाई जा सकती है। तो ये हो जाएगा सीमांत सड़कों का आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 कि लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं लिखिए। क्या करना है कि लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक लोकतांत्रिक सरकार की कुछ अपनी विशेषताएं होती है जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नांकित है। फर्स्ट पॉइंट जो आप सभी को लिखना है वो क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट पॉइंट कि लोगों द्वारा चुने गए सदस्य ही देश के शासन की बागडोर संभालते हैं और सारे प्रमुख फैसले वे स्वयं करते हैं। सेकंड हो जाएगा कि लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से होते हैं और चुनाव द्वारा लोग जब चाहे मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। थर्ड हो जाएगा कि लोकतंत्र की तीसरी विशेषता यह है कि इनमें सभी लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नियमों के अनुसार समान रूप से वोट देने का अधिकार उपलब्ध होता है। ठीक है, चौथा जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कि चुनाव द्वारा चुनी गई सरकार संविधान द्वारा निश्चित बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों की सीमा में रहते हुए काम करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं। ठीक है, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसको जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर को अब हम लोग चलते हैं, कुछ 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। ये कह रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, किसी भी राजनीतिक दल के गुण क्या होते हैं। तो आंसर हो जाएगा कि राजनीतिक दल, एक सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा कि राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है जिसके सदस्यों में एक जैसे विचार होते हैं, एक जैसी नीतियां होती हैं और जो देश की विभिन्न समस्याओं का एकमत होते हैं। एक राजनीतिक दल में निम्नांकित गुण होते हैं। क्या क्या गुण होते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है कि एक विशेष संगठन। ध्यान रखिएगा ये मैं 3 मार्क्स क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, 3 नंबरिया वाला क्वेश्चन सब बता रहा हूँ। एक विशेष संगठन का डेफिनेशन क्या होगा कि हर एक राजनीतिक दल एक संगठित ढांचा होता है, नीचे से लेकर ऊपर तक के पदाधिकारियों को चुनने की विशेष व्यवस्था होती है। हर एक सदस्य को यह पता होता है कि उसे क्या करना है। ऐसे व्यवस्थित संगठन के बिना कोई राजनीतिक दल लंबे समय तक टिक नहीं सकता है। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कि विचारधारा में एकता। एक सुव्यवस्थित संगठन के साथ किसी भी राजनीतिक दल में विचारधारा की एकता का होना आवश्यक है। हर एक दल में के लक्ष्य होते हैं जो वे लोगों के सामने रखते हैं, उनका विश्वास प्राप्त करते हैं और चुनाव जीतने के प्रयत्न करते हैं। पार्टी का हर सदस्य इस उद्देश्य और नीतियों को प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करें, यदि हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट है कि संवैधानिक तरीकों में अडिग विश्वास। ठीक है, इसका आंसर हो जाए इसका पॉइंट लिखना है कि कोई भी राजनीतिक दल हो उसे अपने देश के संविधान में अडिग विश्वास होता है। वे स्वच्छ और स्वतंत्र चुनाव पद्धति में विश्वास रखते हैं और चुनावों के परिणाम में अपनी सहमति प्रकट करते हैं। किसी भी हालत में वे गुंडाबाजी और चुनाव केंद्रों पर कब्जा करने को नहीं सोचते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा कि जीतने के पश्चात अपनी नीतियों पर अमल करना। हर राजनीतिक दल यदि वह अपनी सरकार बना लेता है उस नीतियों को पूरा करने का प्रयत्न करता है जो उसने अपने अपने घोषणा पत्रों में दे रखी होती है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं, अब हम लोग इकोनॉमिक्स का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कई बार बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसका मुख्य कारण निम्नांकित है। फर्स्ट हो जाएगा कि कुछ कर्जदार बैंकों को अपनी आय का प्रमाण पत्र देने में असमर्थ रहते हैं। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कि कुछ लोग अपनी नौकरी के विषय में बैंकों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखना है, अगला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कि कुछ लोग कर्जे के बदले में भूमि, पशु संपत्ति आदि के रूप में ऋणधार उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। और इसका जो लास्ट पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कि कुछ लोग गारंटी देने वाले 2 लोगों को नहीं ला सकते हैं जो कर्ज न देने पर उनका कर्ज चुकाने की गारंटी दे सके। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 नंबरिया क्वेश्चन सब है।
3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? इसका आंसर हो जाएगा कि क्योंकि उपभोक्ता लोग उत्पादकों, व्यापारियों और दुकानदारों से अनेक प्रकार के से ठगे जाते हैं, इसलिए सरकार ने 1986 में उपभोक्ता अधिनियम पास किया। इस अधिनियम की अनेक कारणों से बड़ी आवश्यकता थी। पहला हो जाएगा कि उपभोक्ता जागरूक इसलिए आवश्यक है क्योंकि अपने स्वार्थों से प्रेरित होकर दोनों उत्पादक, व्यापारी और दुकानदार कोई भी गलत काम कर सकते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा कि उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता तब अधिक महसूस हुई जब कुछ बेईमान व्यापारियों ने जनसाधारण के जीवन से ही खेलना शुरू कर दिया और घी, तेल, दूध, मक्खन, खोया और मसालों आदि में मिलावट करना शुरू कर दी। इससे बुरा और क्या हो सकता है? कोई भी सरकार उत्पादकों, व्यापारियों या दुकानदारों की इस उद्दंडता को सहन नहीं कर सकता। अधिक कीमत ले लेना इतना हानिकारक नहीं जितना कि खाने पीने की चीज़ों को मिलावट कर देना। आगे क्या हो जाएगा कि इसलिए उपभोक्ता जागरूकता की बड़ी आवश्यकता है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, इसको जो है वो आप लोग नोट कर लीजिए और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग देखेंगे 5 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर वाला जितना सारा क्वेश्चन है वो अब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता की लड़ाई है, व्याख्या करें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जितना सारा क्वेश्चन बता रहा हूँ सारा 5-5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, एग्जाम में सारा 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान सरकार द्वारा उन सभी प्रक्रियाओं एवं व्यवस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया जो राष्ट्रवाद में सीधे संबंधित थे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कि इनमें से अभिव्यक्ति का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता तथा संगठन बनाने के लिए स्वतंत्रता मुख्य थे। थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि अतः गांधी जी ने जब स्वराज को अपना उद्देश्य घोषित किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति, प्रेस और संगठन बनाने की स्वतंत्रता को स्वराज का महत्वपूर्ण भाग स्वीकार किया। और जो लास्ट पॉइंट है ये हो जाएगा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि स्वराज की लड़ाई सबसे पहले इस संकटग्रस्त आज़ाद की लड़ाई है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 17वीं शताब्दी में यूरोप के शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, व्याख्या करें। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 17वीं शताब्दी में यूरोप के शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। उन्होंने ऐसा निम्नलिखित कारणों से किया। फर्स्ट जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी, इसलिए उद्योगपति और व्यापारी अपना उत्पादन बढ़ाना चाहते थे, परंतु शहरों में रहकर ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ मजदूर संघों और व्यापारी गिल्ड्स काफ़ी शक्तिशाली थे जो उनके लिए अनेक समस्याएं पैदा कर सकते थे। तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खास चीज़ों के उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार दे रखा था। थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान लोग और कारीगर ऐसे सौदागर के लिए काम करने को तैयार थे क्योंकि खुले खेत खत्म होने पर कॉमन्स भूमियों की बाड़ाबंदी होने के कारण उनके पास जीने के बहुत कम साधन बचे थे। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि जब एक सामाजिक अंतर दूसरे अन्य अंतरों से ऊपर और बड़ा हो जाता है तो वह सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कि अमेरिका में श्वेत तथा अश्वेत नागरिकों के बीच अनेक अंतर है, जैसे अश्वेत गरीब है, बेघर है तथा सामाजिक उत्पीड़न के शिकार है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सेकेंड पॉइंट। अब जो है वो इसका और जो पॉइंट सब है वो आप लोग जो है वो देख लेना। ठीक है, अगला पॉइंट सब आप लोग देख लेना। हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ क्योंकि आप सभी के लिए और साफ वीडियो बनाना है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये सब इसका आंसर और बाकी आंसर कहाँ पे मिलेगा, तो इसका जो बाकी आंसर है वो आप सभी को जो आप सभी का टुडे वगैरह आता है, ठीक है, जो गाइड वगैरह आता है वो सब में मिल जाएगा, या फिर बुक तो जिंदाबाद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा, क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन के कारण दें। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जीडीपी से हमारा तात्पर्य तीनों क्षेत्र के उत्पादकों के योगफल से है। इसे सकल घरेलू उत्पादक भी कह दिया जाता है।
इसी प्रकार वे गतिविधियां जिनके द्वारा चीजों के निर्माण की अपेक्षा सेवाओं का निर्माण होता है उसे तृतीयक क्षेत्रक कहा जाता है। इसके बाद क्या हो जाएगा कि इस बात से कोई संदेह नहीं है कि भारत में विकास प्रक्रिया से जीडीपी में तृतीयक क्षेत्रक की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। 1973 में 2003 के 30 वर्षों में जीडीपी की वृद्धि में प्राथमिक क्षेत्रक की हिस्सेदारी 25% थी। इसी प्रकार इस काल में द्वितीय क्षेत्रक की हिस्सेदारी भी लगभग 25% थी। इस काल में तृतीयक क्षेत्रक की हिस्सेदारी कोई 50% थी। आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा कि परंतु रोजगार के क्षेत्र में तृतीयक क्षेत्रक की हिस्सेदारी कोई इतनी अधिक ना हो सकी। 2000 में रोजगार के क्षेत्रक में प्राथमिक क्षेत्रक की हिस्सेदारी 60% थी, द्वितीयक क्षेत्रक की 18% और तृतीयक क्षेत्रक की 22%। इस प्रकार रोजगार के क्षेत्र में 2000 में प्राथमिक क्षेत्रक की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी। यहाँ अभी भी कोई 66% के लगभग लोग कार्यरत थे। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तृतीयक क्षेत्रक की जीडीपी में तो हिस्सेदारी बढ़ी है, परंतु रोजगार के क्षेत्र में अभी इतनी नहीं बढ़ी है। इसे और भी प्रयत्न जारी है और भविष्य में रोजगार के क्षेत्र में भी तृतीयक क्षेत्रक की भागीदारी बढ़ने की संभावना है। तो ये जो हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण, एक मिनट। तो दोस्तों इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन को अपने शब्दों में व्याख्या करें। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि उपभोक्ताओं, उत्पादों एवं श्रमिकों पर वैश्वीकरण का प्रभाव समान नहीं है। इसके कुछ प्रभाव धनात्मक है तथा कुछ ऋणात्मक है। सबसे पहले हम लोग धनात्मक प्रभाव को देखेंगे, पॉजिटिव इफेक्ट को, और उसके बाद नेगेटिव इफेक्ट यानी कि ऋणात्मक प्रभाव को। तो धनात्मक प्रभाव का फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव लाभप्रद होता है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि कुशल एवं प्रशिक्षित श्रमिकों पर इसका प्रभाव धनात्मक होता है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कच्चे माल की आपूर्ति करने से स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई है। फोर्थ पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि सूचना प्रौद्योगिकी, डाटा एंट्री, लेखांकन, प्रशासनिक कार्य और इंजीनियरिंग सेवाएं इससे लाभान्वित हुई है। ठीक है, और ऋणात्मक प्रभाव का यदि हम लोग बात करें, ऋणात्मक प्रभाव का, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कि छोटे विनिर्माताओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, छोटे विनिर्माताओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद जो अगला पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कि कई छोटी इकाइयां बंद हो गई है, जिससे वहां काम करने वाले बहुत से श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। इसके बाद वाला जो अगला पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कि छोटे एवं कुटीर उद्योग धंधों पर प्रतिकूल प्रभाव करने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की तीन मुख्य विशेषताएं क्या है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कि पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की मुख्य विशेषताएं हैं। फर्स्ट क्या लिखना है कि जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। ठीक है, जलोढ़ मृदा का निर्माण कहाँ से होता है, तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। सेकंड क्या हो जाएगा कि जलोढ़ मिट्टी सभी फसलों के लिए उपयुक्त होती है और काफ़ी उपजाऊ होती है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है जो देश के एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चैनल पर जो जुड़ रहा हो, ये चैनल अभी से लेकर के एग्जाम तक, इवन रिजल्ट आने तक आप सभी के साथ रहने वाला है और सबसे पहले जो आप सभी का रिजल्ट बताया जाएगा इस चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो अथवा में है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या करें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि राजस्थान का एक बड़ा भाग मरुस्थल है, इसलिए यहाँ पानी का अभाव सदा ही एक समस्या बना रहा है। इस तथ्य को आमने सामने रखते हुए वहाँ के विभिन्न शासकों ने अनेक प्रकार के जलाशयों का निर्माण करके इस समस्या को दूर करने का प्रयत्न किया। आगे क्या हो जाएगा कि आज भी बहुत से जलाशय हमें राजस्थान के विभिन्न भागों में देखने को मिल जाते हैं। राजस्थान में कुछ मानव निर्मित झीलें और सरोवर इस प्रकार है। 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज द्वारा निर्मित भोपाल ताल, उदयपुर में पिछौला और उदय सागर, जैसलमेर में गढ़सीसर,
अजमेर में अना सागर, जयपुर के निकट जयगढ़ का किला जल संग्रहण तथा अभियांत्रिकी का उत्तम नमूना प्रस्तुत करता है। ये प्रयत्न समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और हमारी विरासत का एक महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है, आगे क्या लिखना है? आगे लिखना है कि पानी की कमी को पूरा करने के लिए राजस्थान में अनेक बावलियों सीढ़ियों वाले कुओं का निर्माण किया गया। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र को पढ़कर दिए गए चिन्हित क्षेत्र के सामने लिखे नवेली कोयला खान, झरिया रानीगंज, दिगबोई, मुंबई हाई तथा सिंगरेनी। ठीक है, तो ये जो है मैं आप सभी को एक वीडियो बनाऊंगा, यदि आप सभी कमेंट करोगे तो, जिसमें सारा केवल मैप वर्क बताऊंगा। एक ही वीडियो में जो जितना सारा मैप वर्क है बता दूंगा आप सभी को, उसमें से बाहर कहीं नहीं पूछेगा, 5 मार्क्स उसमें से जो है वो फिक्स आएगा। ठीक है, तो आप सभी जो वो कमेंट करके बताना। और आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर जो पहली बार जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ये चैनल अभी से लेकर के एग्जाम तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर एक बार विजिट कीजिए। जिस तरह से चैनल का थंबनेल लिखा हूँ मैं कि जितना बताऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा, सेम टू सेम जितना बताऊंगा उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल के आइकन को प्रेस करके रखिए।